हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन हेडिंग दैनिक जागरण ने बनाई है वो है दागी राजनेताओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है और जुर्माना भी लगाया है उन दलों पर जिन्होंने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा नहीं दिया है, यानी कि निर्वाचन आयोग को अपना आपराधिक ब्यौरा उम्मीदवारों का नहीं दिया है। और आपको पता भी होगा कि राजनीतिक दलों में अपराधियों को ही टिकट दिया जाता है क्योंकि उनके जीतने की बाहुबल पर उनके जीतने की संभावना कहीं अधिक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए कानून निर्माताओं से अपील की है कि इसे रोकने के लिए कदम उठाएं। साथ ही कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करने व आपराधिक छवि के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाए जाने का कारण बताने के आदेश पर अमल नहीं करने पर 8 सियासी दलों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जदयू, राजद, लोजपा, कांग्रेस, भाजपा और माकपा को 1-1 लाख रुपए और माकपा व रांकपा को 5-5 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। राजनीतिक दलों को 8 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए विशेष खाते में यह रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक ब्यौरे की जानकारी देने और जागरूक बनाने के लिए सियासी दलों व चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए हैं। इसके तहत दलों को उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर अपना उसका आपराधिक ब्यौरा वेबसाइट के होम पेज पर सार्वजनिक करना होगा। और इसमें शीर्ष अदालत ने क्या कहा है, ये पॉइंट्स के तौर पर दिया गया है, ये देख लेते हैं। देश की दूषित हो रही राजनीति को स्वच्छ करना सरकार की तत्काल चिंता नहीं है। इस राष्ट्र के बारे में इंतजार कर रहा है और उसका धैर्य अब जवाब दे रहा है। ये राष्ट्र मतलब उस बात का इंतजार कर रहा है कि कब राजनीति को अपराधियों से मुक्ति मिलेगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कानून निर्माता नहीं बनाने देना चाहिए, लेकिन न्याय की अपीलों पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भारत की राजनीतिक प्रणाली का दिन प्रतिदिन अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तत्काल कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने के निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि राजनीतिक दल उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा वेबसाइट के होम पेज पर देंगे। चुनाव आयोग एक मोबाइल ऐप बनाएगा जिसमें उम्मीदवार की ओर से दिए गए आपराधिक ब्यौरे की सूचना होगी। चुनाव आयोग वोटर को प्रत्येक उम्मीदवार के आपराधिक ब्यौरे की जानकारी देने के लिए बड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान इंटरनेट, मीडिया, वेबसाइट, टीवी जैसे माध्यमों से के जरिए भी चलाया जाएगा। चुनाव आयोग के आदेश के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ताकि कोर्ट के आदेश पर किसी भी पार्टी द्वारा पालन न किए जाने पर कोर्ट को तुरंत बताया जा सके। राजनीतिक दल उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर उसका आपराधिक ब्यौरा पब्लिश करेंगे। अगर कोई दल आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देने में नाकाम रहा तो आयोग अनुपालन न होने की जानकारी कोर्ट को देगा। अगर ऐसा सच में होता है, ये पूरी तरीके से अमल में हो गया तो, और मतलब इसके खिलाफ कहीं संसद में कोई कानून ना आ जाए इसको रोकने का, तो अगर ये लागू हो जाता है तो कुछ हद तक राजनीति को, भारतीय राजनीति को, लोकतंत्र को आपराधिकरण से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने अपने नागरिकों को दी अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती गिरफ्त के बीच भारत ने वहां मौजूद अपने सभी नागरिकों को देश तत्काल छोड़ने की सलाह दी है। अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मजार शरीफ पर कब्जे को लेकर हुए घमासान के बाद भारत सरकार तेजी से हरकत में आ गई है। भारत ने मजार शरीफ के वाणिज्यिक दूतावास के सभी राजनयिक कर्मचारियों व नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भेजा है। इस विमान ने देर शाम वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। वाणिज्यिक दूतावास अभी बंद नहीं किया गया है। करीब 50 स्थानीय कर्मचारियों के साथ यह काम करता रहेगा। भारत ने
ताज़ा एडवाइजरी में अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे समय रहते अपने देश लौट आएं। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में इस समय करीब 1,500 भारतीय हैं। आर्टिकल पेज पर एक एडिटोरियल, इसी पर एडिटोरियल पेज में आर्टिकल लिखा गया है इसी न्यूज़ को लेकर, और उसमें बताया गया है कि कितने भारतीय अफगानिस्तान में हैं और उनको वहां से वापस बुलाए जाने पर क्या समस्या आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, उज्ज्वला से महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प को बल मिला। अब ये उज्ज्वला योजना क्या है, उज्ज्वला 2.0 क्या है, इन सभी पॉइंट्स को हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है दैनिक जागरण डिस्कशन का कल का 10 अगस्त का, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें उज्ज्वला के बारे में डिटेल से बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी की तरह अब हर घर की रसोई तक गैस भी पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, उज्ज्वला योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। इसमें मां बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य सुविधा व सशक्तिकरण के संकल्प को बल मिला। अब दूसरे चरण में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि उज्ज्वला 2.0 के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रवासियों को अब पते का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार या प्रवासी श्रमिक अब खुद के द्वारा सत्यापित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन पते का आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। गन्ने के अवशेष से उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में बायोफ्यूल गैस प्लांट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बदायूं, गोरखपुर और पंजाब के भटिंडा में बायोफ्यूल बनाने के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। किसानों को कचरे का दाम मिलेगा, जबकि हजारों युवा बेरोजगार जो थे वो रोजगार पा जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट्स के तौर पर दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री ने बातें बोली हैं, कोरोना काल में काम धंधे बंद रहे तो 6 माह की फ्री गैस सिलेंडर मां बहनों तक पहुंचाई गई है। ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने मान बढ़ाया तो बुंदेलखंड की धरती से जुड़े मेजर ध्यानचंद के नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दद्दा का नाम युवाओं को प्रेरित कर रहा है। आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को दद्दा भी कहा जाता है। सीएनजी आधारित यातायात पर फोकस है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 21 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन से लैस किया जा रहा है। गन्ने से एथेनॉल बनाने से आना जाना सस्ता होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश में एथेनॉल उत्पादकों से 7,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई है। 25 साल में समर्थ और सक्षम होगा देश। दूसरे चरण में मुफ्त गैस कनेक्शन व चूल्हा मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि ई कॉमर्स पर सख्ती के लिए उठा रहे हैं कदम, और ये स्टेटमेंट दिया है हमारे पीयूष गोयल, जो कि ई कॉमर्स मामले के मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री। सरकार ने देश में बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते छोटे व खुदरा कारोबारियों को होने वाले नुकसान की बात स्वीकार की है। सरकार ने कहा है कि वह उपभोक्ताओं को लंबे समय तक सस्ती कीमत पर अच्छे उत्पाद मिलना सुनिश्चित करने के लिए सही और सभी कदम उठा रहे हैं। सरकार की ओर से यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद एक दिन बाद आई है जिसमें अदालत ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब ये CCI के बारे में हम जानते हैं, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत का एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। अब इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उद्देश्य को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। CCI का जो गठन है वो 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। वर्तमान में देवेंद्र कुमार सिकरी इसके अध्यक्ष हैं। प्रतिस्पर्धा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा कितने प्रकार की होती है। देखिए, एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, एक अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक और प्रजातीय प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की सरकारें इससे चिंतित हैं और जरूरी कदम उठा रही हैं। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का प्रभार भी संभालने वाले गोयल लंबे समय से घरेलू व्यापार का समर्थन करते रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन से जुड़े सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि भारत में करीब 6 करोड़ छोटे खुदरा कारोबारी हैं। इसके यहाँ 12 से 13 करोड़ लोग काम करते हैं। बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इस एक समय ऐसा आएगा जब उपभोक्ताओं को मजबूर होकर अधिक कीमत पर इससे सामान खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एटीएम में नकदी नहीं तो बैंक पर 10,000 का जुर्माना। एटीएम में पर्याप्त नकदी नहीं रखना अब बैंकों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो नियम है उसको चेंज कर दिया है और सर्कुलर एक जारी किया है। उसमें ये बताया है कि आपको एक महीने में बहुत ज़्यादा 10 घंटे टोटल कुल मिलाकर जो पूरे महीने में यानी कि 30 दिन में आपको सिर्फ 10 घंटे ऐसे मिलेंगे जब आपके एटीएम से अगर निकासी नहीं हो पा रही है रुपयों की, तो उसमें छूट मिल सकती है। नहीं तो आप पर यानी कि संबंधित बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि इसका मकसद एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। आरबीआई पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है, वहीं बैंक पर देश भर में अपने एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए बैंकों और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को अपना तंत्र मजबूत करना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना कि एटीएम क्या होता है। सबसे पहले तो जानिए कि एटीएम क्या होता है। एटीएम को हम इंग्लिश इसके यानी कि इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन भी कहते हैं इसे। कैश पॉइंट, होल इन द वॉल जैसे कई नामों से, जैसे यूरोप में बैंकोमेट बोला जाता है, अमेरिका व रूस आदि में इसे कई नामों से यही बैंकोमेट नाम से जाना जाता है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। हिंदी में आपको पता ही होगा कि स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है इसे। एटीएम को ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट आदि कई नामों से भी जाना जाता है। और एटीएम का पिन जो है वो 4 डिजिट का होता है, पासवर्ड जो है वो 4 डिजिट का होता है। एटीएम डेबिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं ये जान लीजिए। ये होते हैं 4 प्रकार के: रुपे डेबिट कार्ड, वीज़ा डेबिट कार्ड, मास्टर डेबिट कार्ड और मैस्ट्रो डेबिट कार्ड। ये 4 प्रकार के अभी भारत में कार्ड है। उसके बाद पहला एटीएम कहाँ पर लगाया गया था? विश्व में। तो पहला एटीएम विश्व में 27 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक ने लगाई थी। पूरी दुनिया में लगभग 30 लाख एटीएम हैं, जिसमें से 2.5 लाख एटीएम भारत में हैं। भारत में पहला एटीएम सन 1987 में लगाया गया था। भारत में पहला एटीएम हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC द्वारा मुंबई में लगाया गया था। एसएससी के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में पहला एटीएम कहाँ लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था, 1987 में लगाया गया था और HSBC बैंक द्वारा लगाया गया था। एटीएम की शुरुआत कब हुई थी? एटीएम की शुरुआत आपको बताया गया कि लंदन में हुई थी और हालांकि 6 महीने में शुरुआती 6 महीने में इसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी। उसके बाद टोक्यो जापान में
1966 में इसका उपयोग हुआ था तब, लेकिन 6 महीने में इसमें दिक्कतें आने लगी थी और आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 लंदन के बार्केल बैंक ने किया था, जो आपको बता दिया गया है। अब एटीएम वैसे तो पैसे भी स्वीकार करता है अब, और 6 माह के बाद, यानी कि अब जो है, जो एटीएम आपने देखे होंगे उसमें आप अपनी पासबुक भी प्रिंट कर सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। एक पॉइंट आया था यहाँ पर, वाइट लेबल एटीएम। तो वाइट लेबल एटीएम क्या होता है? देखिए, गैर बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को वाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। जैसे टाटा वाइट लेबल, इंडस एक कंपनी है, हिताची है, ये सब वाइट लेबल एटीएम प्रोवाइड कराते हैं। इनका बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एटीएम प्रोवाइड करा रहे हैं। गैर बैंक एटीएम परिचालन, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये प्राधिकृत है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है, अधर में अटकी विपक्षी एकता। देखिए, ये जो विपक्षी एकता है उस पर हम कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, पाकिस्तान बांग्लादेश के अभागे हिंदू। इस आर्टिकल को लिखा है दैनिक जागरण के एडिटर राजीव सचान ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं का शोषण होता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनकी लड़कियों को का अपहरण करके फिर जबरन शादी की जाती है। ये कई तरीके के इसमें पॉइंट बताए गए हैं। ये भी बताया गया है कि जो आज़ादी के वक्त, यानी कि जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें विभाजन के समय पाकिस्तान में 21% हिंदू थे, जो अब महज 1.5% रह गए हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी सुध लेने की कोशिश नहीं करी है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को इस आर्टिकल में बताया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि भारत सरकार से आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में बचे कुचे सिख हिंदुओं को जल्द भारत लाया जाए। उन्होंने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में यह तो लिखा कि अफगानिस्तान में रह रहे करीब 125 सिखों और हिंदुओं को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें भारत लाकर नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। वह शायद इसलिए संकोच कर गए क्योंकि कांग्रेस उन दलों में अव्वल थी जिसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का जी भर के विरोध किया था। तो अब हमें यहाँ पर पॉइंट मिला CAA। CAA क्या है? यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में जानते हैं कि ये नागरिकता इसमें कैसे दी जा सकती है और नागरिकता होने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं। नागरिकता अधिनियम 2005 में इसमें संशोधन हुआ था, जो महत्वपूर्ण संशोधन था। उसके बाद भी कई संशोधन हुए हैं। अब तक नागरिकता संशोधन जो है वो 5 बार हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015, इतनी बार इसमें संशोधन हो चुका है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। और जो नया नागरिकता कानून लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। इसके बाद 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में कि पिछली सदी के आखिरी दशक में अफगानिस्तान में 2 लाख से अधिक हिंदू सिख थे, लेकिन अब करीब 650 सिख और 50 हिंदू ही बचे हैं। यदि इन बचे कुचे सिखों और हिंदुओं को भी वहां से लाया जाता है तो अफगानिस्तान इन दोनों समुदायों से रिक्त हो जाएगा। और कुछ दशकों बाद यही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बन सकती है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को सताने का सिलसिला कायम है।
पिछले दिनों पाकिस्तान में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों पर हमला किया गया है, उन्हें नष्ट भ्रष्ट किया गया है, जैसे कि आप कह सकते हैं वहाँ पर मांस वगैरह के टुकड़े डाले गए। ये सब घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में एकदम आम घटनाएं हैं। चूंकि इस खौफनाक घटना के वीडियो सामने आ गए, इसलिए पाकिस्तान सरकार भी सक्रिय हो गई और वहाँ के मुट्ठी भर मानवाधिकारवादी भी, यानी कि अब जब वीडियो आया सामने तब पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जागी और जो मानवाधिकार संगठन है वो भी अब इसमें आगे आ रहे हैं। एक हकीकत यह भी है कि इस तरह की घटना के बाद जो त्वरित कार्रवाई होती दिखती है वह अक्सर दिखावटी और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से होती है। पिछले साल पाकिस्तान में जब एक मंदिर को जलाने के बाद तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया था, तब भी पाकिस्तान सरकार ने सक्रियता दिखाई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वहां के हिंदुओं ने मंदिर जलाने तोड़ने वालों को कथित तौर पर माफ कर दिया है। यह खबर सरकार के हवाले से आई, जिस पर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, लेकिन सरकार तो यही साबित करने पर आमादा थी कि हिंदुओं ने दंगाई को माफ कर दिया है। इस कारण आगे की कार्रवाई इसी हिसाब से हुई है। पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले की घटनाएं आम है। हर 4-6 माह में किसी न किसी मंदिर पर हमले की खबरें आ जाती हैं। पाकिस्तान में जैसे मंदिरों पर हमला आम है, वैसे ही वहां के हिंदुओं और सिखों की लड़कियों को जबरन उठाकर उनके निकाह करने की खबरें भी हैं। शायद ही कोई सप्ताह ऐसा हो जाता हो जब पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका निकाह किसी मुस्लिम से कराने की खबर ना आती हो। इस काम में पुलिस प्रशासन अदालतें उन्हीं की मदद करती हैं जो लड़की का अपहरण करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है जो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में 21% हिंदू थे, अब उनकी संख्या महज 1.5% रह गई है। पाकिस्तानी इस पर हैरान नहीं होते हैं। वे यह बहाने करते हैं कि दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश बना तो हिंदुओं की बड़ी संख्या वहीं रह गई। सच्चाई यह है कि 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 14% थी, अब उनकी संख्या 8% रह गई है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू या तो भारत आ गए या फिर जबरन मुस्लिम बना दिए गए। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अबुल बरकत ने 2016 में कहा था कि 1930 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। ये यहाँ पर 1930 नहीं, 2030 होगा। इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। कहना कठिन है कि 2030 तक पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या होगा, लेकिन कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वहाँ के अन्य अल्पसंख्यकों की तरह हिंदुओं का भी भविष्य अंधकारमय है। नेक्स्ट आर्टिकल है उच्च सदन में ओछी हरकतें। ये हंगामे पर न्यूज़ है, वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इंटरनेशनल पेज में जो पहली न्यूज़ है कि ताइवान को लेकर चीन ने लिथुआनिया से वापस बुलाया अपना राजदूत। चीन ने लिथुआनिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। उसकी नाराजगी की वजह लिथुआनिया का ताइवान को अपने यहाँ एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति देना है, लेकिन चीन के राजदूत वापस बुलाने के फैसले से यूरोपीय संघ से संबंध खराब हो सकते हैं। ताइवान द्वीप वर्ष 1950 से स्वतंत्र है, लेकिन चीन उसे बागी क्षेत्र मानते हुए उस पर अपना हक जताता है और चाहते हैं कि मुख्य चीन से उसे फिर से जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है, न्यूज़ है, सऊदी अरब में उम्रा के लिए पाकिस्तान समेत 9 देशों को दिखाया रेड सिग्नल। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए पाकिस्तान समेत 9 देशों के यात्रियों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री नूर अल हक कादरी ने यह जानकारी दी है। इधर पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटिश सरकार के उनके देश को कोविड के चलते यात्रा के लिए प्रतिबंधित देशों की सूची में रखने के फैसले पर रोष जताया है। इसमें अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के मंत्री नूर अल हक कादरी ने स्वीकार किया है कि पाक अभी भी उन 9 देशों में शामिल है जिनके नागरिकों को सऊदी अरब में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। ध्यान रहे कि सऊदी अरब ने कुछ शर्तों के साथ उम्रा के लिए उन यात्रियों को इजाज़त दे दी है
कि जिनको कोविड के 2 टीके लग चुके हैं। जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म समेत एस्ट्राजेनेका की कोविडशील्ड, फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई है, वही लोग सऊदी अरब में प्रवेश पा सकेंगे। तो ये आज का 11 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।